अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम के आगाज़ में आज भी थोड़ा सा इकॉनमी के हवाले से अपडेट, फिर पोलिटिकल सिचुएशन की तरफ आएंगे। इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस के हवाले से कल मैंने प्रोग्राम में अपडेट किया था कि जो रिसेशन के हवाले से तशवीश पाई जाती है अमेरिका की इकॉनमी और यूरोपियन इकॉनमी के हवाले से, उसके बायस इंटरनेशनल कमोडिटी जो प्राइसेस हैं वो तेज़ी से तनज़्ज़ुली का शिकार हैं। जितनी भी बड़ी मेटल्स ट्रेड होती हैं, गोल्ड ट्रेड होता है, सिल्वर ट्रेड होता है, उसका एक जो असर पड़ा है ऑयल प्राइसेस के ऊपर, वो पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। इस वक्त जिस वक्त हम ये प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं, जो ब्रेंट क्रूड की प्राइसेस हैं इंटरनेशनल मार्केट में, वो $100 से नीचे आ गई हैं, $99 पे। ये 125-126 पे चली गई थी, तो $25-26 फी बैरल का फ़र्क आ गया। इसी तरीके से जो WTI क्रूड ऑयल की प्राइसेस हैं, होलसेल की जो प्राइसेस हैं, उसके अंदर भी $95 है, उसके अंदर भी तकरीबन $25-26 से ज़ायद का फ़र्क आ चुका है। ये ट्रेंड ज़ाहिर करता है कि शायद अगर US इकॉनमी का और यूरोपियन इकॉनमी का डेटा इकॉनमी के हवाले से जब नंबर्स मज़ीद सामने आएँ तो हो सकता है इनके ऊपर मज़ीद दबाव आए और प्राइसेस नीचे आ जाएं। उससे पाकिस्तान के लिए सांस लेने की गुंजाइश बन जाएगी। और एक और पॉजिटिव डेवलपमेंट जिसका प्रोग्राम के आगाज़ में जिक्र करना ज़रूरी है, पाकिस्तान और इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड की बातचीत जारी है। जो एक अंग्रेज़ी में वो कहते हैं कि वो मूविंग गोल पोस्ट वाली सूरत हाल है। एक चीज़ के ऊपर पाकिस्तान करता है कि तेल की कीमतें बढ़ा दो, वो कहते हैं अच्छा बिजली की कीमत बढ़ा दो। उसके ऊपर वो नोटिफिकेशन जारी करते हैं, फिर वो कहते हैं गैस के ऊपर भी इतनी सब्सिडी है, वो बढ़ा दो। एक तो इसकी वजह यह है कि ओवर द ईयर्स हमने बहुत ज़्यादा एनॉमली सिस्टम में पाल ली हैं। बिजली के अंदर बड़ा सर्कुलर डेट है, गैस सेक्टर के अंदर 200-250 हुआ करता था, 1500 के करीब चला गया हुआ है। तो इंटरनेशनल लेंडर से जब आप कर्जा मांगने जाएंगे तो अपनी शराइत सामने रखेगा। अब एक शर्त का हिस्सा ये भी है कि जो एंटी करप्शन के हवाले से हुकूमत की स्ट्रेटजी है, जो प्रोग्राम है, उसके ऊपर भी वाज़ेह एक हिस्सा प्रोग्राम का हिस्सा बनेगा। ये प्रोग्राम हम एक्सटेंड करवाना चाहते हैं, उनसे $2 अरब मज़ीद लेना चाहते हैं। तो एंटी करप्शन के ऊपर लॉज की इनेक्टमेंट और उसकी इन्फोर्समेंट के ऊपर बाकायदा एक चैप्टर आ जाएगा IMF के प्रोग्राम के अंदर। लेकिन कभी इम्कान है कि जुमे तक पेशरफ्त इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से फॉर द रिजम्पशन ऑफ प्रोग्राम स्टाफ लेवल के ऊपर हमारी पेशरफ्त हो जाए। कभी इम्कान है, अगर कोई उन्हें नई जल्दी से कोई चीज़ याद ना आ जाए कि नहीं इसके ऊपर भी पाकिस्तान से इस वक्त कंडीशन लगा दें, क्योंकि पाकिस्तान फंसा हुआ है, रिजर्व कोई नहीं है। और IMF वापस आएगा तो सारे पैसे खुल जाएंगे जो रुके हुए हैं, वर्ल्ड बैंक के, ADB के, बाकी मल्टीलैटरल बाईलैटरल लोन्स रुके हुए हैं, वो सारे रिज्यूम होने का कभी इम्कान है। जुमा ये जो आ रहा है 2 रोज़ के बाद, कभी इम्कान है कि हमारा एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो रुपये के ऊपर भी जो दबाव बढ़ता जा रहा है उसमें कमी आने के बड़े स्ट्रॉन्ग चांसेस मौजूद हैं। और ऑयल प्राइसेस हमें सांस लेने की गुंजाइश पैदा कर देंगी होपफुली। अगर ये $100 से नीचे रहती हैं तो काफ़ी ज़्यादा हमारे जो बजट के अंदर डिस्टॉर्शंस पैदा होगी वो ठीक हो जाएंगी। प्रोग्राम में पॉलिटिकल सिचुएशन की तरफ आते हैं। इमरान खान का अभी से थोड़ी देर पहले भी जलसा था, तो उसके अंदर भी दोबारा जिक्र वही है, न्यूट्रल और इस्टेब्लिशमेंट। एक तो आज एक एंकर, TV एंकर इमरान रियाज को पकड़ा गया है। काबिल मज़म्मत है और काबिल अफसोस है। किसी भी जर्नलिस्ट को पकड़ के आप अपने मकासद हासिल नहीं कर सकते। एक इशू थोड़ा सा पीछे जाके देखना पड़ेगा, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी उससे थोड़ा सा पहले और हुकूमत बनने के फ़ौरन बाद बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली इनको इस्टेब्लिशमेंट में। उसी अरसे में इस्टेब्लिशमेंट ने बाकायदा एक, या तो उनका अपना सेल था या उन्होंने PTI को उसमें हेल्प आउट किया। और बहुत सारे व्लॉगर्स और बहुत सारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, मैं इनको कभी इतनी वजाहत से नहीं कहा, लेकिन मैं इनको कहता था ये अस्करियत पसंदी सोशल मीडिया के ऊपर शुरू हो गई। मैं आज उस टर्म की अपनी वजाहत कर रहा हूँ कि मैं क्यों कहता था कि अस्करियत पसंदी सोशल मीडिया पर शुरू हो गई। जितने ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर लोगों ने हमें अब्यूज़ किया, अटैक किया, वो ज़्यादातर उसी सेल से बिलोंग करते थे। मैं उन सारों को आइडेंटिफाई नहीं करूँगा, बहुत सारों को मैं जानता हूँ, अच्छे पढ़े लिखे घरों के बच्चे थे। और बहुत सारों की मैं वालिद की पोजीशन में हूँगा, मैं या मेरे बहुत सारे साथी जर्नलिस्ट या बहुत सारे पॉलिटिकल ओपोनेंट्स जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे, वो उनकी माँ की उम्र के या बाप की उम्र के होंगे। लेकिन बदतमीज़ी और बदतहज़ीबी करते हुए अगर किसी एक को शर्म आ गई हो, सारे आए इसी सेल की पैदावार थे। क्यों इतनी सपोर्ट की गई, मैं इसको समझने से कासिर हूँ। ये ज़्यादातर वही सेल है जो इस वक्त फ़ौज के लोगों को गालियाँ निकालने पे मजबूर हुआ या उसकी तरफ उकसाया गया। रीज़न्स मुझे अभी भी समझ नहीं है, क्या वजूहात हो सकती हैं कि जो एक इंडिविजुअल को मजबूर करे कि फ़ौज को गाली निकाले। फ़ौज के लिए या इस्टेब्लिशमेंट के लिए कभी गाली निकालना दुरुस्त बात नहीं है। आपको सिर्फ उनका रोल याद दिलाना है कि आपका काम है मुल्क का दिफा
और ये जो इलेक्टेड सिविलियन गवर्नमेंट है इसका काम है मुल्क को चलाना। दोनों का कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक डिफाइंड रोल है। लेकिन क्या आर्मी चीफ को गाली निकाल के या फ़ौज के जनरल्स को अब्यूज़ करके हम पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। अपनी फ़ौज को डिमोरलाइज करके क्या पाकिस्तान का भला कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। वो जो फ़ौज के अंदर जाके लड़ते हैं या ड्यूटी देते हैं वो हैं कौन? मेरे या आपके बेटे हैं या भाई हैं? तो ये तरीक़ाकार था ही गलत। ये सोच पैदा कैसे हुई, इसको पीछे क्या अनासर कार फरमा थे, कुछ उसके ऊपर तहकीक करने की ज़रूरत है। इमरान खान की हुकूमत गिरने के बाद भी जो एक नफ़रत वाली पूरे मुल्क के अंदर फ़िज़ा फैली, तो मेरा तो ख्याल था कि एक वो कैम्ब्रिज एनालिटिका का एक पूरा इंटरनेशनली बड़ा मशहूर हुआ था वाक़या कि अमेरिकन इलेक्शंस के अंदर कैसे उसको यूज़ किया गया। इस टाइप की कोई चीज़ पाकिस्तान में भी इस्तेमाल हुई है, क्योंकि इतनी नफ़रत पाकिस्तानी मुआशरे के अंदर कभी मैंने उससे पहले फैलती हुई नहीं देखी। पोलराइजेशन कंप्लीट। फ़ौज के रिटायर्ड लोग भी सर्विंग लोगों के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, फ़ौज के ख़िलाफ़ सिविलियन जो उनके पीटीआई से हमायती लोग थे वो बोल रहे थे। कुछ तो एक वो ग्रुप है ना, जनरल अली कुली है तो हम कहते हैं, या जनरल आसिफ यासीन है कि इनके, या ब्रिगेडियर सैमसम है कि इनके पीटीआई से ताल्लुकात हैं या पीटीआई से इनकी वाबस्तगी है, इसलिए ये बोलते हैं। लेकिन ये नफ़रत की फ़िज़ा बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान में आई। क्यों आई? एक इलेक्शंस के बाद वो सूरत हाल थी। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा, क्योंकि हम लोग एज ए जर्नलिस्ट ऐसी ऐसी ब्रीफिंग में बैठते हैं जहाँ हमें सवाल जवाब करने का बहुत मौका मिल जाता है और इनसाइड इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है। इमरान खान आर्मी चीफ जनरल बाजवा को कहते थे कि आप हमारे पार्टनर हैं। ये सुनी सुनाई बात नहीं बता रहा, ये पक्की आपको 100% तस्दीक शुदा बात बता रहा हूँ कि ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आर्मी चीफ जनरल बाजवा को कहते थे कि आप हमारे पार्टनर हैं। तो वो आगे से कहते थे कि आप मेरे बॉस हैं, आप चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, मैं आपका पार्टनर नहीं हो सकता। फिर नेशनल डेवलपमेंट कमेटी बनाई गई, इमरान खान ने जनरल बाजवा को उसका रुकन बनाया और तारीफ़ें पुल यहाँ से शुरू होता था, ख़त्म होने का नाम ही नहीं था। एक्सटेंशन हो रही थी। मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं बयान करनी चाहिए, लेकिन मैं आजकल बताता इसलिए हूँ कि अपनी ख़राबियाँ वक्त गुजरने के बाद दूसरों की ख़राबियाँ ढूंढ के आप उसको छुपा नहीं सकते। एक्सटेंशन हो रही थी आर्मी चीफ की, तो मैंने इनके लोगों से पूछा कि आपका तो इमरान खान का बयानिया था कि जनरल कियानी की एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए थी, मैं हुआ तो मैं कभी एक्सटेंशन नहीं करूँगा। तो वो बयानिया जो आप जलसों में खड़े होकर तकरीरों में कहते थे, अब अपनी बारी आई है तो ख़त्म हो गया। तो इनके एक सीनियर मोस्ट लीडर का जुमला मैं कोट एंड कोट दोहरा रहा हूँ। वो कहते थे कि जितनी सपोर्ट हमें जनरल बाजवा से मिल रही है, नया आर्मी चीफ लगा दिया तो उतनी सपोर्ट हमें मिलेगी नहीं, क्योंकि तासुर यह था कि इनसे हुकूमत चल नहीं रही, हुकूमत तो वो चलवा रहे हैं। वो भी गलत था। उनका काम ये नहीं था कि इनकी जगह पे बैठ के मिनिस्ट्रियाँ चलाते या वजीर ढूंढ के इनको देते या सेक्रेटरी ढूंढ के देते या बंदा बताते कि वो लोकस अटैक हो गया तो दवाई कैसे स्प्रे करनी है। ये सूरत हाल थी। इमरान खान के अपने पहले जुमले सुनने कि वो कहते क्या थे कि जनरल बाजवा ने तो 2 साल पाकिस्तान के लिए जो कुछ किया, और आजकल जो कुछ कहते हैं वो आप सारे सुन ही रहे हैं। पुराना सुनाइएगा प्रोड्यूसर साहब। जनरल बाजवा ने जिस तरह इस हुकूमत की मुश्किल वक्त पे मदद की, जिस तरह उसने हमारे साथ कराची में मदद की जब बारिशें आ रही थी, जो हमारे साथ कोरोना के अंदर पूरी तरह मदद की, जो हमारे पास जब एक मुल्क पे पैसा नहीं था, 2 साल पाकिस्तान की फौज ने असल में अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर पे काट लिया, क्योंकि उनको फिक्र थी कि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। कभी ऐसे पहले नहीं हुआ। सारी मेरी फॉरेन पॉलिसी को आज पाकिस्तान की फौज और जनरल बाजवा हमारे साथ खड़े रहे हैं। ये इन्हीं जनरल कमर जावेद बाजवा की मेरे ख्याल बात कर रहे हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। एज प्राइम मिनिस्टर की ये तकरीरें हैं, यही बाजवा साहब होंगे। दोबारा पीटीआई वाले चेक कर लें इमरान से कि कोई और जनरल बाजवा तो नहीं थे जिसकी इतनी तारीफ़ें कर रहे थे। और फिर मैंने इनका इंटरव्यू किया और इस इंटरव्यू के अंदर इनसे सवाल पूछा, ये क्योंकि तासुर ये था कि पता नहीं बॉस इमरान खान है कि जनरल बाजवा है, कि पाकिस्तान का निज़ाम कौन चला रहा है। तो ये सवाल भी किया इनसे, और उस वक्त भी जो जवाब था इन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए। सवाल जवाब देगा प्रोड्यूसर साहब। हु इज़ द बॉस नाउ? आप बॉस हैं या जनरल बाजवा बॉस है? फौज एक गवर्नमेंट का इदारा है। मैं अगर प्राइम मिनिस्टर हूं, मेरा काम है गवर्नेंस चलाना। मुझे जिधर भी किसी इदारे की जरूरत पड़ेगी अपनी गवर्नमेंट चलाने के लिए, मैं उसको इस्तेमाल करूंगा। मुझे तो कोई फौज से प्रॉब्लम नहीं है। मेरे लिए तो वो एसेट है फौज। अब फौज एसेट थी, और आजकल जो बयानियाँ हैं हुकूमत जाने के बाद, उसमें सुने तो जिस तरह तज़हीक मेज़ लहजे के अंदर उनका जिक्र किया जाता है, ना करना ज़्यादा दुरुस्त होगा। आप सिर्फ ये कहेंगे कि फ़ौज का काम सियासत में मुदाखलत नहीं है, ये कहना चाहिए, रिमाइंड कराना चाहिए, और फ़ौज को भी अपनी मिस्टेक को अंडरस्टैंड करना चाहिए।
पहले नवाज शरीफ IGI बनवा के किस तरीके से बेनज़ीर के ख़िलाफ़ खड़ा करने के लिए मेहनत की गई, फिर उसको गिराने के लिए मेहनत की गई। फिर इमरान खान को बनाने के लिए 2011 या 10 का वो लाहौर वाले जलसे से काम आगाज़ होता है, और फिर प्राइम मिनिस्टर बनवाने तक जितनी मशक्क़त काटी गई वो आज सारी उन्होंने 2 महीने में सारा कुछ बेड़ागर करके वो वापस आपको कर दिया। तो क्यों इस तरीके से क्रिएट करने की एक नवाज शरीफ और एक इमरान खान कोशिश की जाती है? सिस्टम को इवॉल्व होने दें, चलने दें, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। पाकिस्तान बहुत खसारे के सौदे में है। इस तरह के जो आर्टिफिशली हवा भर के हम लीडर क्रिएट करते हैं ना, वो बस एक सुई से पंक्चर हो जाते हैं और फिर वो खड़ा नहीं रह सकते। हुकूमत जाने के बाद क्या कुछ बोलते हैं या आज क्या बोल रहे हैं? और 20 में से 20 इमरान को नहीं मिले तो जवाब एक ही आएगा कि इलेक्शन धांधली ज़्यादा थे। जो आज हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रोग्राम में, पलवशा खान पीपल्स पार्टी से, अज़मा बुखारी PMLN से और ब्रिगेडियर हारिस नवाज डिफेंस एनालिस्ट, सबको खुशामदीद कहता हूँ। पलवशा, आपसे आगाज़ करूँगा। पाकिस्तान का हमने बहुत नुकसान किया हुआ है, इसको आगे चलाना है कि इस कौम को इसी तरीके से भूखों से मारना है? कोई तरीकाकार निकालना पड़ेगा कि हम इसको एक मुस्तहकम तरीके से आगे बढ़ा सकें। देखिए, इस तरीके कार का ही एक जो जुज़ है ये हुकूमत की तब्दीली था, और गो कि ये एक बहुत ही मुश्किल फ़ैसला था, और आपको भी पता था, मुझे भी पता था, हम यहाँ बात भी करते थे कि इसके जो नताइज हैं वो सियासी तौर पर इन पार्टीज़ को शायद जो है वो भारी पड़े। लेकिन फिर भी जो पाकिस्तान को आगे ले जाने का और उस मुश्किल से जिसमें उस वक्त पाकिस्तान था निकालने का ये बेड़ा इन जमातों ने उठाया। अब बात यह है कि ये जो बैरूनी साजिश का एक जो ढंढोरा पीटते हैं खान साहब, तो आपने बड़ा अच्छा इंट्रो दिया, बड़ा लंबा इंट्रो दिया। मेरा आज आपसे सवाल है कि क्या आपने मुल्क के इदारों और फ़ौज को इस हद तक मुतनाज़ा करना, एक सिटिंग आर्मी चीफ को जो है गद्दार कहना, उसके खिलाफ ट्रेंड्स चलवाना और ट्विटर पे हर थोड़ी देर बाद उनके नाम से एक ट्रेंड चला देना जिसमें सदाकत ने जैसे बाकियों के खिलाफ चलते रहे, तो ये कोई बैरूनी साजिश नहीं हो सकती? क्या इसमें कोई किसी प्रोब की ज़रूरत नहीं कि इसके पीछे कौन है? देखिए, एक हद तक इस मुल्क में जितनी जमातें हैं उन्हें कोई ना कोई शिकायतें रही होंगी अपनी इदारों से, लेकिन उसमें हम भी शामिल हैं, नून लीग भी शामिल है। एक हद तक जो है मामलात जो है बोले भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, लेकिन इस तरह कभी नहीं हुआ कि चंद दिन पहले तक वो आपकी फॉरेन पॉलिसी चला रहे हैं। आपने बड़ा अच्छा बयान निकाला, पता नहीं आपकी टीम शाबाश की मुस्तहक है जिसने निकाला, मेरी नज़र से नहीं गुजरा। आज वही मीर जाफर और सादिक हैं, आज वही हैं जिन्होंने बैरूनी साजिश को कामयाब होने दिया, आज वही हैं चौकीदार जिन्होंने घर में चोरी होने दी। तो बताएं, उस वक्त आप गलत थे या आज आप गलत हैं? जिस वक्त आप प्राइम मिनिस्टर थे तमाम ताकत आपके हाथ में थी, आपकी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज सिविलियन खासी मजबूत होती है आपकी एजेंसीज, आप उस वक्त इतने अंधे हुए थे कि आपको कुछ नजर नहीं आता था उनकी मोहब्बत के सिवा, जितनी 4 और साल आज इतनी नफरत एज प्राइम मिनिस्टर, जितनी 4 साल इनको हिमायत मिली है कभी रिसेंट पास में किसी प्राइम मिनिस्टर अक्सर अगर हिमायत मिले भी तो उसे किसी तरीके से मतलब कोशिश करते हैं अपने खाते में डालने। वो प्राइम मिनिस्टर से जो खुलम खुला कहता है कि जी उन्होंने मेरी हिमायत की। अब बात यह है, आपको माली मुश्किलात से हमें पता है, हमें बहुत दफ़ा ये बातें कल हमें इवन वज़ीर आज़म ने बताई, माली मुश्किलात में से जो है जनरल बाजवा का आपको भी पता बड़ा हाथ है, कुछ ममालिक से इमदाद दिलाने जो 10 अरब डॉलर का पैकेज था वो आर्मी की वजह से मिला था। अच्छा, और कई जगह पे ये तो वहाँ तमाशा कराए थे सऊदिया में और चीन में, तो वहाँ कौन जो है वो फायर फाइटिंग करता था? यही फौज करती थी आपके लिए। आज आप उनसे इतनी नफरत आपका इजहार कि आपने उनके ऊपर बंदे छोड़ दिए, अज़मा से भी ब्रिगेड छोड़ दिए। अज़मा, पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है, इसमें सारी सियासी जमातों की एक जिम्मेदारी है। माजी में मिस्टेक्स जो हुई हैं उनको सुधारना है हमने। फौज को कमज़ोर नहीं करना है, फौज को सिर्फ उसके रोल में रखना है, उसकी तज़हीक नहीं करनी है। सियासत में भी आपने अपना किरदार अदा करना है। कैसे करेंगे और कैसे वो तवाज़ुन आएगा? शुक्रिया मलिक साहब। अनफॉर्चुनेटली इमरान खान साहब के होते हुए शायद ना हो सके, चूँकि इमरान खान साहब की ईगो, उनका घमंड, उनका तकब्बुर पाकिस्तान से बड़ा है, और वो पाकिस्तान जो है वो उनको तभी अच्छा लगता है, वो तभी पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान होना चाहिए जब तक वो हों, और अगर वो ना हो तो फिर उसको श्रीलंका बन जाना चाहिए। आज मैं मीडिया के तवस्सुत से, आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से लोगों को बताना चाहती हूँ कि श्रीलंका बनाने का मतलब क्या है। इस वक्त श्रीलंका के अंदर जो है वो पेट्रोल नहीं मिल रहा, वहाँ पर जो है वो तमाम कारोबारी ज़िंदगी मुअत्तल है, और वो एक जो है डिफ़ॉल्ट की तरफ जा चुके हैं। यही प्रोग्राम इमरान खान था। आज उन्होंने दोबारा चीचा वतनी में दोबारा इस बात का इजहार किया और दोबारा कहा कि श्रीलंका बन जाएगा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा।
तो मुझे बताइए इस किस्म के लीडर के साथ जो है वो जहाँ इस किस्म के आदमी को लीडर समझा जाता हो वहाँ पर मुल्क आगे कैसे चल सकता है। दूसरी बात यह है कि यकीनन पलवशा दुरुस्त कह रही है कि हमारी तारीख़ बहुत तल्ख़ रही है, पाकिस्तान की सियासी तारीख़ कोई बहुत अच्छी नहीं है और ख़ास तौर पर मुदाखलत के हवाले से, सियासत में मुदाखलत के हवाले से बहुत ही बुरी तारीख़ है। लेकिन अगर इदारे अपनी तस्हीह करके आगे बढ़ना चाहते हैं, पाकिस्तान को एक नए और सही मानों में जमहूरी मुल्क बनाना चाहते हैं, वहाँ हमें अपने इदारों को सपोर्ट करना चाहिए। हम भी इदारों को जो है वो उनको उनकी तस्हीह करने की कोशिश करते रहे। हम भी कहते रहे कि खुदारा ये आपका काम नहीं है, आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इमरान खान साहब अब फिर कोई एक नया प्लान ढूंढ रहे हैं जो उनके लिए प्लान लाया जाए। अब वो क्या रहे हैं? वो कह रहे हैं सियासत में आओ, तुम्हें आना पड़ेगा, हुकूमत को घर भेजो, इलेक्शन कराओ। क्या ये दोनों काम फौज के हैं? क्या ये दोनों काम अदलिया के हैं? क्या उनको ये करने चाहिए? जिसका जवाब है नहीं। सो इमरान खान बिल्कुल बाआवाज़े बुलंद पाकिस्तान के आइन को तोड़ने की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के आइन की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैं इस हवाले से करना चाहती हूँ वो ये कि इमरान खान एक बहुत एहसान फरामोश आदमी है। ये उनकी पूरी हिस्ट्री आप निकाल के देख लीजिए, उनके कज़न से शुरू कर लीजिए, माजिद खान साहब से जो उनको खुद जो है वो क्रिकेट पिलाए थे, इमरान खान साहब ने उनके साथ क्या किया था। उसके बाद उनको पैरों पे खड़ा किया, शौकत खानम बना के दिया, जमाइमा बीबी ने बड़ा रोल अदा किया उनकी ज़िंदगी के अंदर। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मतलब एक लंबी लाइन है, वो उनकी ज़ाती ज़िंदगी में भी है और उसमें भी है। इमरान खान साहब का प्रॉब्लम यह है कि वो अपनी मैं से आगे नहीं जा सकते और उनकी मैं जो है, आई एम सॉरी, हम किसी एक ऐसे शख्स को जिसकी मैं पाकिस्तान से बड़ी हो, हम उसको लीडर नहीं मानना चाहते, ना हम उसके रहमो करम पे पाकिस्तान को छोड़ सकते हैं, ना इदारों को छोड़ सकते हैं। देखिए ये इदारों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, ये उनको धमकियां दे रहे हैं। देखिए आप ये रोज मैं ये कर दूंगा, मैं वीडियो ले आऊंगा। आपका क्या ख्याल है कि जो आपने करतूत किए हैं वो क्या उसके सबूत जो है वो बाकी लोगों के पास नहीं होंगे? जब आप खुद कहते रहे कि बड़ी अच्छी बात है जो है टैपिंग होनी चाहिए, मैं ब्रिगेडियर साहब को भी गुफ्तगू में शामिल कर लें। और आज आपको रोना आ रहा है। मैं सिर्फ ब्रिगेडियर हारिस साहब, आज इनको एक तवाज़ुन जो है, तवाज़ुन में आपके इदारे का भी रोल है और वो तवाज़ुन मेरे ख्याल में आपके इदारे के अंदर भी मिसिंग रहा है। IGI कैसे बनाई गई उसके ऊपर अगर आपने वो जनरल असद दुरानी साहब की और जनरल बेग साहब की तफसीलात उनकी जानी हो तो तब से लेकर आज तक मुझे लगता है कि आपने वो कभी भी इस पर कोशिश नहीं की कि वो तवाज़ुन की तरफ चले जाएँ। कुछ करने की ज़रूरत आप लोगों को भी है। देखें नदीम, बात यह कि बिल्कुल है और इसीलिए अक्टूबर के बाद से बिल्कुल फौज इज़ नॉट सपोर्टिंग एनीथिंग। दे आर विद इन आइन और कानून के मुताबिक अपना जो ऑपरेशनल रोल है, उसके बाद जो आपका इंटरनल रोल है, वो पूरा बड़े ऐसा तरीके से कर रहे हैं आपके सामने। तो अक्टूबर से पहले तो फिर आप मानेंगे ना कि वो तवाज़ुन नहीं था। अगर अक्टूबर के बाद वो आप कह रहे हैं तवाज़ुन हासिल करने की कोशिश की तो उससे पहले तो तवाज़ुन नहीं था। देखें, लेकिन कहीं भी अगर आपने अब स्टार्ट किया तो देन लेट्स मूव इन द राइट फोकस डायरेक्शन, जो कि फौज कर रही है। और इसीलिए कंट्रोवर्सी में वो डाला जा रहा है कि आप जब नहीं चाह रहे हैं, आप ऑपरेशनल ड्यूटीज़ कर रहे हैं, ट्रेनिंग ड्यूटीज़ कर रहे हैं, आप जो पॉसिबल हो सकता है, आपके सामने फ्लड आ रहे हैं, कभी आपका अर्थक्वेक आ जाता है, कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है। फौज इज़ हाईली कमिटेड। नेशनल बिल्डिंग के अंदर फौज का रोल भी है, ज़रूर करना चाहिए, चाहे अर्थक्वेक आ जाए, कोई चीज़ भी आ जाती है। लेकिन इस स्टेज के ऊपर बार बार जिक्र कर देना कि ये ऐसे करना चाहिए, ये सपोर्ट होनी चाहिए, न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए। देखें, सियासी लड़ाई को आप सियासी तरीके से लड़ें, एक तो बात ये है सबसे आम। बार बार करना क्यों आप वो इन्वॉल्व करें? जब एक बात ख़त्म हो गई और फिर एक बड़े अच्छे तरीके से आप अपनी एक आपको बड़ा मौका दे रहे हैं। मैं तो कहूँगा PMLN वाले, जो महंगाई हो गई, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, डॉलर की कीमत बढ़ गई, आप अपना एक नैरेटिव बिल्ड किया हुआ है। अब वाई डू यू वांट टू डिस्कस एवरी टाइम फौज? दुनिया में कहीं फ़ौज का या अदारों का जिक्र होता है? पाकिस्तान के कानून में है कि आप अदलिया और फ़ौज को कहीं आप ताज़ा नहीं करेंगे, उसको आप डिस्कस नहीं करेंगे। ये बड़ी क्लियर है। इसको बार बार डिस्कस करना, दुनिया में तमाशा बनाना। इंडिया में देखें कैसे वो, मैं इंडिया चैनल पे जाता हूँ, कितना वो ढोल बजा रहे हैं इन चीज़ों के ऊपर, बार बार कर रहे हैं। आपकी फ़ौज इतनी कमिटेड है, अब लड़ाका है, बैटल हार्डन्ड है। आप ये सोचें कि अभी कल परसों था ये इसका निशान हैदर, जो हमारे कर्नल कैप्टन शेर थे। मैंने 12 जनरली कमांड किया करगिल में 2-3 साल पहले उनसे। ही वॉज सच अ लॉयन ब्रेव आदमी।
सोचेंगे उनकी फैमिली को, या वो शहीद विडोज बच्चियां जो 22, 24, 25 साल की हैं, उनको कितनी तकलीफ होती होगी जब हम ऐसी बात फ़ौज के बारे में करते हैं, सोशल मीडिया पे करते हैं। या वो पेरेंट्स को देखें जिनके यंग बच्चे, लड़के कैप्टन मेजर। सर आपके एक में इंटरनल डिबेट होनी चाहिए। ये बातें मैंने ऑन एयर बहुत दफ़ा दोहराई हैं कि उन बच्चों के फैमिली से जाके मिलें जिन्होंने अपनी जानें यंग कैप्टन ने या लेफ्टिनेंट ने पाकिस्तान के लिए कुर्बान की हैं। मेरे ख्याल में जो न्यूट्रल कह के पुकारते हैं उनके कानों पे जूं नहीं रेंगती, लेकिन इंटरनली आप लोगों को एक इसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी चाहिए कि वो क्यों इस तरह की लीडरशिप आप पहले हवा भर के खड़ी करते हैं जिसका बाद में एक खमियाजा भुगतना पड़ता है। एक नेचुरल प्रोसेस को इवॉल्व पाकिस्तान में होने देना चाहिए, उसके अलावा कोई हमारे लिए दुरुस्त रास्ता नहीं है। हम क्योस में इतने बुरी तरीके से फंस गए, इकॉनमी भी तबाह हो गई है और सोसाइटी भी तबाह कर ली। आधा माशरा बाकी आधे को गद्दार कह रहा है इस वक्त, फौज अपनी को कह रहा है। ये तो जुल्म है, इंतहा है इस वक्त। इससे ज़्यादा मेरे ख्याल में कोई क्याटिक सीन नहीं हो सकता, अनारकी है ये। एक ब्रेक से वापसी पे इस पे और बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। पलविशा आपसे आगाज़ करूँगा, आगे के लिए रास्ता क्या होना चाहिए, क्योंकि अभी तो रास्ते में स्वाय मुझे अनारकी के कोई और दुरुस्त चीज़ नज़र नहीं आती, फसाद नज़र आता है। अभी 17 को शुरू हो जाएगा, जब 20 सीटें उनको नहीं मिलेंगी तो कहेंगे इलेक्शन चुरा लिया इन्होंने। जी ये तो एक्सपेक्टेड है, और ये जो एजेंडा है ये कोई मुल्क दोस्त एजेंडा नहीं है। लेकिन इस वक्त इमरान खान साहब जो है, जिसे कहते हैं ना फसाद फिलर्स, उस रास्ते पे चल पड़े हैं और उस रास्ते पे इतना आगे निकल गए हैं कि इन्हें खुद पता नहीं कि अब ये वापस कैसे मुड़े। अगर मुड़ना भी चाहेंगे तो जिस हद तक ये पहुंच गए हैं, जिस हद तक इन्होंने पाकिस्तान में पोलराइजेशन, मुआशरे में बिगाड़, ये वैसे एक हिस्टोरिकल केस स्टडी है कि एक शख्स किस तरीके से मुआशरे में अगर एक ऐसा बंदा हो और वो मुआशरे में बिगाड़ पैदा करना चाहे और मुआशरे को मुंतशिर करना चाहे, तो पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में हमने ऐसे बुरे हालात देखे थे। इस मुल्क में मार्शल लॉज भी लगे, इस मुल्क में डिक्टेटर्स भी आए। आपने कभी ऐसा माहौल देखा? इस मुल्क में लीडर्स की जानें गई, इस मुल्क में लीडर्स इनके अपने दौर में रहे, इनके अपने दौर में कौन जेल में नहीं रहा। तो आज ऐसा क्या हुआ है अब तक, आज तक एज वी टॉक, कि जो इनको इतनी जो है तकलीफ हो रही है। अभी तो इनको गर्म हवा नहीं लगी है, अभी कुछ ऐसा हुआ है जो बाकियों के साथ ये करते रहे। इनके दौर में आपको याद है नैब ने वो पकड़े थे एक टीचर, उसकी लाश को हथकड़ी लगाई थी। वो जो बुजुर्ग पकड़े थे, याद है आपको, वाइस चांसलर, जो कुछ जर्नलिस्टों के साथ हुआ था। अच्छा, उसके अलावा आप देखिए कौन सा लीडर इनके दौर में नहीं रहा जेल में। इन्होंने कहा ऐसा ही मौसम था, सख्त गर्मी और हब्स का, इन्होंने कहा मैं इनके एसी उतारूंगा मुंह पे हाथ फेर के, याद है अमेरिका में। उसके बाद जरदारी साहब ने अपना पंखा भी बंद कर दिया था। लेकिन बात है कि इनके साथ तो अभी कुछ ऐसा हुआ ही नहीं, इन पे तो हाथ डला ही, इनको तो पता ही नहीं सियासी मुखालिफिन क्या करते रहे इस मुल्क में और पार्टीज को क्या क्या सहना पड़ा है, क्या क्या चीज उन्होंने बाजी में सर लगता है। इस मुल्क में सियासत में बाजी में सर लगता है, सिर्फ खड़े होकर फसाद और मैं ना मानूं। इससे क्या ख्याल है आपका? ये किसका 26 दिसंबर 2020 को मैं देख रही थी, इनका बयान है, इंडिया पाकिस्तान फौज के खिलाफ कैंपेन रन कर है। ये इमरान खान साहब का 26 दिसंबर 2020 का बयान है। आज वो कैंपेन कौन रन कर रहा है? तमाम साजो सामान के साथ, तमाम रिसोर्सेज के साथ जो इस पार्टी के पास हैं, वो जो इनके बड़े बड़े मीडिया सेल हैं, वो किसने लगाए हुए हैं? और आप मुझे बताइए कि इस पर कोई तफ्तीश नहीं बनती कि ये किसके कहने पे करे हैं। मैं ये समझती हूँ कि ये कहते हैं ना राह हक पे कौन था? राह हक पे हकीम सईद साहब थे, जो आज से 21 साल पहले ये फितना देख गए और लिख गए, रिकॉर्ड कर गए। राह हक पे डॉक्टर इसरार साहब थे, जिन्होंने बताया कि ये कहां से फितना चल रहा है। राह हक पे थे ईदी साहब, जो खोल गए। इतने बड़े ना वो कोई ताकतवर शख्स थे और ना उनके पीछे ऐसी ट्रोलर्स की फौज थी, लेकिन वो खोल के चले गए कि क्या इन्होंने उन्हें करने को कहा और किस तरीके से मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए ये साथ साथ फिरते थे। आज ये हमें बता रहे राह हक क्या होता है, आज ये बता रहे अल्लाह कैसे हिसाब लेगा। ये भी इन्होंने बताना है कि फौज से अल्लाह कैसे हिसाब लेगा, आपसे अल्लाह कैसे हिसाब लेगा, जजेस से अल्लाह कैसे हिसाब लेगा। खुदा का वास्ता है, कोई इनको ब्रेक लगाने वाला है या नहीं है? या फिर यही है कि फितने में इस कदर धकेल दो कि मुल्क जब टूटते हैं तो अंदर से फितने होते हैं, तो मुआशरे और मुल्क टूटते हैं। फौज के खिलाफ बगावत करो, और ये कौन सा एजेंडा है? अज़मा आप बताइए, मामला आगे चलाने के लिए कोई
इंगेजमेंट की अप्रोच भी हो सकती है, आप लोग इकट्ठे बैठ के डिस्कस भी कर सकते हैं, कुछ ऐसी अप्रोच क्यों नहीं अपनाई जाती? हमने तो कई दफ़ा कहा मलिक साहब, अगर आप देखें शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जब अपोजिशन लीडर थे, उन्होंने तब भी पहली तकरीर में मिसाक मईशत की बात की थी। उसके बाद उन्होंने जो है वो एक ग्रैंड डायलॉग की बात की। उन्होंने कहा कि हम सबको बैठना चाहिए, बैठ के अपने मुल्क के लिए तय कर लें हम चाहते क्या हैं। इन तमाम के अंदर नुकसान हमारे मुल्क का होता है। अगर 2013 से जो एक स्पेस PMLN ने सेट की थी, अगर उस पर RTS वाला एक्सपेरिमेंट ना किया जाता तो आज पाकिस्तान के ये हालात ना होते जहां हम खड़े हैं। और फिर यह है कि इमरान खान साहब को भूल क्यों जाता है कि वो बने कैसे हैं, उनको भूल कैसे जाता है। वो आए RTS पे थे लेकिन भिजवाए आईनी तरीक़ेकार से गए हैं। उनके खिलाफ जो है वो बैरूनी साजिश, जिसके ऊपर खुद इदारे कह रहे हैं बैरूनी साजिश नहीं, उनके अपने लोग। फवाद चौधरी साहब ने इंटरव्यू में आके कहा हमारी लड़ाई हो गई थी इसलिए हम नहीं रह सके। इनके बाकी वुज़रा जो है उन्होंने आके कहा हमारी इत्तेहादी जो है वो हमसे नाराज़ हो गए थे, वो चले गए और इसलिए हम नहीं। बैरूनी साजिश का तमाशा कई दफ़ा ख़त्म हो चुका और अब तो बुशरा बीबी जो है उनकी ऑडियो के बाद वैसे भी पता चल गया कि बैरूनी साजिश का ड्रामा गद्दारी का जो ट्रेंड है वो ये अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। देखिए मेरी गुजारिश मलिक साहब ये है कि जो आदमी इस मुल्क को तमाशा बना दे, इस मुल्क के आइन का तमाशा बना दे, इस मुल्क के इदारों का तमाशा बना दे, अगर इनकी हक में फैसला आए तो इलेक्शन कमीशन अच्छा होता है। अगर इनके हक में फैसला आए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट अच्छी होती हैं, और अगर इनके हक में फैसला ना आए तो फिर वो लाहौर हाई कोर्ट होती हैं। फिर वो जो है वो चीफ जस्टिस जो है उनके पूरे ख़ानदान जो है और उनके साथ क्या सलूक किया जाता है। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या इमरान खान साहब को इतनी छूट क्यों है, इमरान खान साहब के ऊपर तौहीन अदालत क्यों नहीं लगती। मेरा सवाल यह है कि इमरान खान साहब को ये जो खुद वो कानून बना के दे के गए थे जिसमें इदारों के खिलाफ जो है वो एक मुनज़्ज़म कैंपेन जो है जो करेगा उसको 5 साल की सजा है, उस पर इमरान खान साहब को बुक मेरे ख्याल में वो इनेक्ट नहीं हुआ था लॉ। आज जैसे पलवशा ने कहा वो सजा जजा का भी नहीं, वो लॉ इनेक्ट नहीं हुआ था, वो इन्होंने कोशिश की थी लेकिन वो इनेक्टमेंट नहीं हुई उसकी। नहीं, लेकिन देखिए ये जो कर रहे हैं ब्रिगेडियर हारिस साहब को भी गुफ्तगू में शामिल कर लें। ब्रिगेडियर हारिस साहब आखिरी बात पूरी कर लूं। जी जी मैं सिर्फ आखिरी बात पूरी कर लूं। इमरान रियाज खान साहब जो पकड़े गए हैं, क्या वो सहाफ़ी हैं? आप उनको सहाफ़ी कह रहे हैं, वो सहाफ़ी थे जब तक वो सहाफ़त कर रहे थे। जब वो एक पार्टी के पेरोल पे हैं, जब एक पार्टी के जलसों में तकरीरें कर रहे हैं, जब एक जो है वो आपकी फॉरेन पॉलिसी पे पार्टी के पेरोल पे कहना मुनासिब नहीं है, करीबी हमसाया ममालिक के उन्हें लड़ा रहे हैं जब है ना जी। वो असदूर को मार पड़ रही थी या अहमद नूरानी को मारा गया था, तो जिस तरीके से मजाक उड़ाया गया था कि वो लड़की के भाई आके मार गए, मतीउल्लाह जान को उठा के ले गए थे तो कहते थे शुमाली इलाका जात की सैर को ले गए, अब सार को गोली मार गया था, उस वक्त भी तस्दीक उड़ाई। तस्दीक मुनासिब नहीं है, मेरे ख्याल में उसको आप छोड़ दें। नहीं देखिए उसको छोड़ दें, जो सियासी तनाज़ा है उसको तय करें। एक्सप्लेन कर लेने दें। इमरान रियाज साहब के ऊपर एक तो रियासत के खिलाफ जो तकरीरें कर रहे हैं उसका केस है, दूसरे उनके ऊपर बहुत सारे फाइनेंशियल मैटर्स जो है उनके ऊपर भी इनके ऊपर क्वेश्चंस उठे हुए हैं। अब ये बताइए क्या उनको भी कानून से बालातर, क्योंकि उनका नाम इमरान है, हर इमरान नामी आदमी को जो है वो कानून से बालातर होना चाहिए, उसको मैं कोई अदालत नहीं सकता, कोई हाथ नहीं लगा सकता। ये कैसे चलेगा? लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि आप किसी एंकर को, किसी जर्नलिस्ट को, किसी व्लॉगर को उठाने की बजाय, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं PTI के, मुझे लगता है कि इस फसाद में उनके साथ जुल्म ज्यादती ना हो जाए, मैं इसलिए उनकी आवाज उठा रहा हूँ कि उनको मत पकड़े, उनके साथ मत ज्यादती करें, इमरान को भी छोड़ दें, नहीं इस तनाज़े को, इस फसाद को तय करें। मलिक साहब हमारे ब्रेक ले लें जी, पहले ब्रेक से आप साहब की तरफ चलते हैं, ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ब्रिगेडियर हारिस साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ जनाब, आप कोई तजवीज़ करिए ऐसा लाहे अमल के जिससे ये फसाद भी सिमट जाए और कोई अदारे अपनी अपनी जगह पे आ जाएं, पार्लियामेंट अपनी जगह पे, इस्टेब्लिशमेंट अपनी जगह पे। नदीम, एक तो सबसे अहम बात यह है कि जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है जिस तरह PTI लेके जा रही है, गवर्नमेंट के पास इनिशिएटिव होता है, गवर्नमेंट के पास काफ़ी टूल्स होते हैं, गवर्नमेंट को सिचुएशन को डिफ्यूज़ करना होता है। इसलिए कम से कम आई स्टिल फील के गवर्नमेंट को चाहिए कि एक अभी भी इनविटेशन करें PTI को, चाहे वो इनकार करें या करते हैं कि जी आए बैठें आके हमारे से बात करें, आप इलेक्शन के ऊपर बात करें, आप पॉलिटिकल प्रोसेस की बात करें, आपको जो आपको ग्रीवेंसेस हैं हमसे बात करें। वी वांट टू मूव फॉरवर्ड एंड वी वांट टू ब्रिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी
तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और इन्वेस्टमेंट और वट एवर वी वॉन्ट टू डू इट इज़ पॉसिबल। मैक्सिमम क्या होगा, पीटीआई इमरान खान रिफ्यूज़ करेंगे, लेट हिम रिफ्यूज़, यू विल बी नो मॉरल हाई ग्राउंड कि आपने एक स्टेप फॉरवर्ड लिया, आपने कोशिश की, एंड ही विल बी ऑन द बैक फुट, नंबर 1। नंबर 2, ये 17 को इलेक्शन आ रहे हैं, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को चाहिए जो भी पॉसिबल हो सकता है इसको फेयर कराने की कोशिश करें, ताकि इससे भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी। वेदर ही गेट्स 10, 9, 11, 12 वट एवर इट्स पॉसिबल, जो भी होता है, जो अवाम सेलेक्ट करते हैं उसको करने दें ना, उसमें हुकूमत डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व हो। उस पर भी ये होगा कि कम अज़ कम ये एक टेस्ट होगा, आइंदा के लिए ख़त्म हो जाएगा, वरना यही चलता रहेगा पूरे 1-1.5 साल और आपको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए यू नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग स्टेबल पोलिटिकल गवर्नमेंट। और उसमें फिर इमरान खान वट एवर इज़ यूजिंग लैंग्वेज, एटलीस्ट गवर्नमेंट की पार्टी को वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अगर आपने फराग गोगी का केस बनाना है, डू इट, बनाएं, कर लें जो भी करना है। इसी तरह तोशा खाना का केस है, हमने ये कर लेंगे वो कर लेंगे, हम कब से 2 महीने से बातें सुन रहे हैं। डू इट, अगर आपने करना है, आपने रेड वारंट निकाल लें, एफआईआर काटनी कर लें, लेकिन सारा प्रोसेस रखें, पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन, आपने जो करप्शन किसी ने की है बिल्कुल करें, यू हैव ऑल द राइट टू डू इट, और उसके साथ आप इलेक्शन जो है वो फेयर कराएं। ये मैं ऑनेस्टली फील जेन्युइनली पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए, अदरवाइज यही चलता रहेगा पूरा 1-1.5 साल और। इसलिए इस वक्त एक और अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि पेट्रोल की प्राइसेस डाउन हो रही है, गवर्नमेंट हैज़ टू डू, देखें जब भी पॉसिबल हो ज़रूर आवाम को रिलीफ दें, आवाम वाकई परेशान है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और दोनों देयर साइड बाय साइड, दोनों की इकट्ठी इंटरएक्शन है, इंटरलिंक्ड है, और इसके लिए इस वक्त ये अगर हम चीज़ें करेंगे, आई एम श्योर, और गवर्नमेंट और मिलिट्री को चाहे मर्दी इमरान, देखें प्रॉब्लम फौज की क्या है, आर्मी कैनट come on the TV and defend itself, not at all, and nobody will come. It's a maximum DG ISPR will come once, give statement, and that's the end of it. Rest, we must understand कि political maturity इतनी होनी चाहिए। आप पॉलिटिक्स की बात करें, पॉलिटिकल सियासी मीन इस्तेमाल करें, आपको किसी ने रोका कि आप इस चीज़ में नहीं बात करें, तो आई थिंक आपने ब्रिगेडियर साहब जो ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस की बात की, शायद ये एक पहला स्टेप होना चाहिए। मैं पलूशा से चाहूँगा इस पर रोशनी डालें। इसके बगैर अगर हमने ये ना इंश्योर किया तो पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान हम कर देंगे। ट्रांसपेरेंसी ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस, काबिल भरोसा इलेक्शंस। जी बिल्कुल। देखिए जी, अगर तो काबिल भरोसा इलेक्शंस हैं वो तो ज़रूर इलेक्शन कमीशन करवाए और आप सबके सामने होंगे। इतने हॉटली कंटेस्टेड हैं, इसमें मुझे नहीं लगता कोई, और पंजाब में है, कोई ऐसा इलाका नहीं है कि जहां आप पहुंच ना सकें। तो लेकिन अगर इमरान खान साहब के मुताबिक फेयर इलेक्शन जिसमें वो जीते, वो तो कोई गारंटी नहीं कर सकता। यानी हर वो चीज़ जिसमें खान साहब हार जाएं वो राह हक नहीं है, वो फेयर नहीं। वो आपको याद है 36 पंचर पंजाब के शहरी इलाकों में ठप्पा नहीं चल सकता, कितने पंचर थे, ठप्पे शप्पे नहीं मारे जा सकते। उसके अंदर कोई रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम या आरटीएस टाइप कोई चीज नहीं होनी चाहिए कि पता चले कि रिजल्ट से निकल जाए। बैठ के अरबों रुपए लगे, वो भी तो पता चला है कि आरटीएस किसने बिठाया। इन तमाम चीजों पर मेरी अपनी राय के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर साहब को एक कमीशन बनाना चाहिए, वाइड रेंजिंग, जो उस वक्त से शुरू हो जब ये गए थे वहाँ मीनारे पाकिस्तान का जलसा, उधर से धरना, उधर से एपीएस, उधर से ये आरटीएस का बैठना, 2018 का इलेक्शन, उसके बाद जो कुछ होता रहा, और साथ इनका भी बना दें। पीटीआई अगर कहती है कोई फॉरेन कॉन्स्पिरेसी, उस पर भी बना दें, लेकिन अभी तमाम किरदार जिंदा है। ये एक बने ताकि आगे आइंदा आने वाली नस्लों के जो सियासतदान हैं उसे पढ़ें, इबरत हासिल करें। क्लोजिंग रिमार्क्स अज़मा आपसे भी। अज़मा, देखिए, मेरी गुजारिश ये है कि जो फेयर इमरान खान की डिक्शनरी के मुताबिक जो फेयर है उसको तो कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता, और वो फेयर ये है कि इमरान खान को 20 की 20 सीटें जो है वो अभी बगैर इलेक्शन के दे दी जाए तो शायद जो है वो फेयर हो जाए इलेक्शन। अदरवाइज तो 35 पंक्चर होते हैं, उनको ख्वाब आते हैं, वो 4 हल्कों का रोना रोते रहे। वो 4 हल्के हर इलेक्शन के बाद, आरटीएस के इलेक्शन के बाद भी नून लीग के पास है, आज भी उनके पास है। उनको जो है वो उर्दू बाजार के बैलेट पेपर नजर आते हैं। अब उनके ख्वाबों का, उनकी बीमारियों का क्या इलाज है? हुकूमत के पास उनकी बीमारियों का कोई इलाज नहीं है। उनका इलाज किसी डॉक्टर के पास हो सकता है, और हमने उनको ब्रिगेडियर साहब कई दफा बारहा, वो पार्लियामेंट में भी नहीं है,
हम चाहते तो अभी तक उनके जो है इस्तीफे मंजूर होकर वो फारिग हो चुके होते। अब देखिए कौमी जो पार्लिमानी कमेटी होती है हमारी सलामती कमेटी, उसके अंदर जो है वो आके अपना रोल अदा नहीं करते। वो पाकिस्तान के किसी मामले पर जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, ब्रिगेडियर साहब वो तभी भी नहीं बैठे, एक मिनट, वो तब भी नहीं बैठे जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। कोविड आया वो तब भी नहीं बैठे थे। जब यहाँ पर हमारे पे अटैक हुए वो तब भी नहीं बैठे थे ऑपोजिशन के साथ। वो बैठ ही नहीं सकते, वो अपने में कोई और ही चीज है, उनका एक अपना ही कोई जो है वो अरोमा और उनकी पता नहीं क्या चीज है जो आम इंसान उनको इंसान लगता नहीं। टाइम खत्म हो गया। आजमा बुखारी, पलवशा खान और ब्रिगेडियर हारिस साहब का बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।